हाय लबास्टर ड्रीमर्स, आज तारीख है 5 मार्च 2021। चलिए आज का डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम कार्टून का मेन समझने की कोशिश करेंगे। कार्टून में किस पर बात की जा रही है, ये देखिए, ये बंगाल की गद्दी है। बंगाल हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट का जोन रहा है। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, मतलब इसके एग्जाम्पल रहे हैं, इसका इतिहास रहा है। और राइट नाउ क्या है कि वहाँ के जो रूलिंग पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और इसमें सेंटर के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, मीन बेसिकली इलेक्शन को जीतने के लिए और ये चेयर को गेन करने के लिए। इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। राइट नाउ ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों ही रिपीटेटिव आर्टिकल हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इससे पहले इन्हें डिस्कस किया जा चुका है। अब हम सीधा चलेंगे डिस्कस करने के लिए अपने कोवैक्सीन के रिगार्डिंग। देखिए हुआ क्या कि भारत बायोटेक ने क्या किया है कि एक वैक्सीन का निर्माण किया। वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ करने के रिगार्डिंग क्या हुआ, अप्रूवल तो दे दिया गया। चलो भाई ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हो, लोगों को आप दे सकते हो। तो ड्राइव स्टार्ट हो गई। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी क्या किया था कि वैक्सीन का निर्माण किया। अब ये लोग वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। बट अभी तक इसे जो अप्रूवल मिला है वो केवल मिला है इमरजेंसी यूज़ का, मतलब केवल जो बिल्कुल फ्रंट वॉरियर है केवल आप उन्हें ये वैक्सीन प्रोवाइड करवा सकते हो। 1 मार्च से कुछ मीन जो 60 प्लस हैं या 45 प्लस या फिर जो क्रिटिकल इलनेस वगैरह को फेस कर रहे हैं, कह रहे आपने उनको भी अनुमति दे दी है। अब राइटर यहाँ पर कहते क्या हैं कि देखिए, अगर इसके जो तीनों स्टेज के जो ट्रायल होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, माना कि जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है, अभी उसका फेज़ 3 का ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो इसका सक्सेस रेट है, कह रहे हैं कि वो मोर देन 80% है, मतलब 80% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। अभी तक विशेष डेथ सामने नहीं आई है, लेकिन जो नॉमिनल 46 डेथ हैं भी, कह रहे हैं कि वो इतने बड़े सैंपल में, कह रहे हैं इस प्रकार की गणना, कह रहे हैं कि बहुत ही छोटी डेथ है, मतलब सक्सेस रेट इसका बहुत अच्छा है राइटर के अकॉर्डिंग। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम एस्ट्राजेनेका वगैरह को अगर हम देखें तो इनका जो सक्सेस रेट है और जो इनका जो ट्रायल फेज वगैरह कह रहे हैं, ये तो केवल जिस फेज में इस समय भारत बायोटेक की वैक्सीन है उस फेज में तो उनका सक्सेस रेट केवल 56% था। राइट नाउ एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है, कह रहे हैं वो सारे ट्रायल को वो कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद उनका जो सक्सेस रेट है वो 90 प्लस है। लेकिन जो इंडिया का जो फेज 3 का ट्रायल अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, स्टिल जो उनका सक्सेस रेट है वो मोर देन 80% है। तो राइटर के अकॉर्डिंग अब इसी इमरजेंसी यूज से थोड़ा सा इसको प्रमोट करना चाहिए और इसको डेली, मतलब कि अदर हॉस्पिटल हैं, करें उनको भी यूज़ करने के लिए और एक आम पब्लिक के लिए भी इसे ओपन कर देना चाहिए, ठीक है। हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। देखिए रिसेंट में हुआ क्या है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है। देखिए स्पेक्ट्रम वगैरह पर होती क्या, बिडिंग होती है। टेलीकॉम कंपनी का स्पेक्ट्रम बेचा जा रहा है। स्पेक्ट्रम होता क्या है, जिस प्रकार से सोना हुआ, कोयला हुआ, ठीक है, स्टील हुआ, कह रहे हैं आयरन हुआ, कह रहे हैं जिस इस तरह की इन चीज़ों की माइनिंग की जाती है, कह रहे हैं उसी प्रकार से जो स्पेक्ट्रम होता है, कह रहे हैं वो किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक प्रकार की एक फ्रिक्वेंसी है कि एक वेवलेंथ है। अब उस वेवलेंथ के अंतर्गत कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी यूज़ करेगी उस वाली फ्रिक्वेंसी को, बेसिकली हम जो भी सेल फोन वगैरह जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, कह रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों पर बैंड विड्थ पर डिपेंड करती है। जिसके पास जितना अच्छा रूट है, कह रहे हैं वो उतना अच्छा काम करेगा। बस अब कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि किसी को टू वे, मतलब कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, वहाँ पर उसे कार ड्राइव करना है, और किसी को बिल्कुल प्लेन हाईवे दे दिया जाता है, तो कौन ज़्यादा तेज़ी से वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, कौन ज़्यादा अच्छे से ड्राइव कर पाएगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाईवे रन कर रहा है, ठीक है, उसके पास कोई अवरोध नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्शन होती है, फ्रीक्वेंसी को बेचा जाता है, स्पेक्ट्रम को बेचा जाता है, उसी को स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, उसी स्पेक्ट्रम को बेचा जाता है, और ये बिडिंग करती हैं टेलीकॉम कंपनियां, ताकि वो क्या कर सके कि अपने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, कह रहे हैं उनको अच्छा से अच्छा सर्विस दे सके। अब जब वो अच्छा से अच्छा सर्विस देंगे तो उनके जो कस्टमर बेस होगा उनका बढ़ेगा। अगर उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा, उनकी सर्विस बढ़ेगी, तो वो उनके पास एक लिबर्टी होगी कि वो हायर पेमेंट क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कंज्यूमर से, जैसे एयरटेल करता है, ठीक है, रिलायंस जियो करता है। तो राइट नाउ केवल 3 टेलीकॉम कंपनियां हैं जो कि इस बिडिंग में हिस्सा ले रही थी। अब राइट नाउ क्या है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, कह रहे हैं उनके पास एक लिबर्टी होगी कि वो हायर पेमेंट क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कंज्यूमर से, जैसे एयरटेल करता है, ठीक है, रिलायंस जियो करता है। तो राइट नाउ केवल 3 टेलीकॉम कंपनियां हैं जो कि इस बिडिंग में हिस्सा ले रही थी।
इस कोविड की पैंडेमिक की वजह से हुआ क्या कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेशन था कि मैं इस स्पेक्ट्रम को सेल करने के बाद कह रहे जो उन्हें पैसा मिलने वाला था, कह रहे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि 40-45 करोड़ रुपए से ज़्यादा 40-45 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा इनको मिल सकता है। लेकिन जो उसकी रियल वैल्यू है कह रहे हैं वो 4 लाख करोड़ रुपए था। कह रहे जहां 4 लाख करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम की वैल्यू है, कह रहे वहां पर आप एक्सपेक्ट ही कर रहे हो कि 45,000 या 47,000 करोड़ रुपीस में आपको मिल जाए, मतलब ऑक्शन में मिल जाए। लेकिन उसमें बाजी मार जाते हैं रिलायंस जियो वाले, और वो ऑफर कर देते हैं कि 76,000 करोड़ 77,000 करोड़ रुपीस, मतलब कि उसका जितना डिजर्व करता है वो स्पेक्ट्रम, कह रहे हैं उसका 25% भी उन्होंने पे नहीं किया। बट फिर भी गवर्नमेंट खुश हो जाती है, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2/3 मतलब 60% जो स्पेक्ट्रम है, कह रहे हैं वो किसको प्रोवाइड कर दिया है, रिलायंस जियो को प्रोवाइड कर दिया है। राइडर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस पर रिव्यू करना चाहिए, कह रहे हैं इतने सस्ते में आपको स्पेक्ट्रम नहीं सेल करना चाहिए, गवर्नमेंट के पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कह रहे हैं और भी ज़्यादा उनके पास स्पेस है, कह रहे उसका यूज़ करें और गवर्नमेंट को लॉस होने से बचाएं। हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट वन आर्टिकल है यमन के क्राइसिस के रिगार्डिंग। देखिए यमन में पिछले 6-7 साल से वहाँ पे लड़ाई चल रही है। ये फाइट चल रहा है 2015 से ही। अब 2015 से वहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई मल्टीपल ग्रुप्स के बीच में क्या फाइट हो रही है, और उसे गृह युद्ध का नाम दे दिया गया। मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि यमन क्राइसिस बेसिकली है क्या। ये स्टार्ट होता है अरब स्प्रिंग से। अभी अरब स्प्रिंग क्या है कि मतलब एक राजा होता है और उसकी प्रजा उसके खिलाफ क्या कर देती, विद्रोह कर देती है। अब देखिए राजा और प्रजा वाला जो कॉन्सेप्ट है, कह रहे हैं कि वो पुराने समय में चलता था, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मतलब जो वेस्टर्न, इस समय सबसे जो मोस्ट वेल्दीएस्ट कंट्री कौन सी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं। वेस्टर्न कंट्रीज किसको सपोर्ट करती हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। तो वो नहीं चाहेंगी कि कहीं पर भी वेल्थ का क्रिएशन, मतलब वेल्थ का जो कलेक्शन है, कह रहे किसी ऐसी कंट्री में या किसी ऐसी जगह पर हो, कह रहे जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब जिसे वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ऑल राइट, तो इसकी वजह से जो डेमोक्रेसीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहाँ पर कि ये राजा प्रजा वाला कॉन्सेप्ट है, कह रहे हैं उस पूरी सत्ता को वो वहाँ से उखाड़ फेंकना चाहती हैं। तो अरब स्प्रिंग में भी उन्हें इसी बात का फ़ायदा मिलता है। अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है ट्यूनीशिया से स्टार्ट होता है। इवन इराक में भी कह रहे वहाँ पर बेसिकली करते क्या है, ये वहाँ पर तख्ता पलट कर देते हैं, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वो करते हैं, क्रिएट करते हैं और किसी न किसी को सत्ता से हटा देते हैं। लेकिन कुछ जगह पर ये कर नहीं पाए, जैसे सीरिया में हुआ, यमन में हुआ, कह रहे इसका ये सोल्यूशन निकाल नहीं पाए। कह रहे इसके पीछे कारण ये था कि तब तक जो यूएसएसआर था, रसिया था, कह रहे वो एक्टिव नहीं था। वेस्टर्न कंट्रीज अपने पावर का जितना यूज़ कर सकती थी, कह रहे फटाफट यूज़ करती थी और सत्ता में परिवर्तन कर देती थी। लेकिन जब से रसिया ने हाथ लगाना स्टार्ट कर दिया तो इसका रिजल्ट नहीं निकल करके आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो कन्नौज ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें क्या है कि जो गुर्जर हैं, प्रतिहार हैं, पाल, कह रहे कि इनके बीच में बिल्कुल रिजल्ट निकल करके नहीं आता, क्योंकि इक्वल पावर है, इक्वल शक्तियां हैं इनके पास। कह रहे उसी तरह से हो क्या जाता है कि जब रसिया और यूएसए जब फाइट करना स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आता। यमन में भी यही होता है। यमन में क्या था कि मिलिट्री के बीच, मिलिट्री और जो वहाँ की रूलिंग पार्टी होती है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्रिएट होता है, और मिलिट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने आर्मी चीफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इससे आर्मी वहाँ की वीक हो जाती है, और आर्मी के वीक होते ही कह रहे वहाँ के जो रिबेलेंस होते हैं, कह रहे हैं कि कुछ समुदाय ऐसा था, एक समुदाय है जिसे लगता है कि उसका ग्रोथ नहीं हुआ, उसके लिए कोई काम नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। जैसे अगर इंडिया में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो डेवलप्ड स्टेट हैं, जैसे गुजरात हुआ, मुंबई हुआ, साउथ के स्टेट हो गए, लेकिन जो अनडेवलप्ड स्टेट कौन से, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, इन्हें काफ़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। कह रहे हैं उसी तरह से वहाँ पर क्या हुआ कि एक हौदी का समूह था जिनका ग्रोथ नहीं हुआ था। ठीक है, जिनका पार्टिसिपेशन मतलब सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होना चाहिए वो डेवलप्ड नहीं थे। तो वो करना क्या शुरू कर देते हैं, वो विरोध करना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का उन्होंने विरोध स्टार्ट किया, लेकिन आर्मी डिवाइडेड थी, इसकी वजह से क्या हुआ, वो उन्हें प्रॉपर तरीके से कंप्रेस नहीं कर पाती है। फिर बाद में इसमें एंट्री हो जाती है ईरान की। ईरान हौदी वालों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि जो हौदीज थे ये शिया थे। तो
ईरान भी शिया का सपोर्टर है, तो ईरान ने सपोर्ट कर दिया हौदी को। जैसे ही हौदी को ईरान ने सपोर्ट किया तो तुरंत जो वहाँ के जो सुन्नी वाले थे कर उसको सऊदी अरेबिया ने दे दिया। अब ईरान इस समय यमन का गृह युद्ध मतलब वहाँ के अंदर के लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है वहाँ की पार्टी को और हौदी को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के ईरान ने। ईरान का जो ईरान की नेवीज हैं कह वो काफ़ी स्ट्रांग है, कह वो काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही, तो इसी वजह से ये पूरा गृह युद्ध इतना लंबा खिंच जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया बट थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। राइट नो अभी क्या बात हो रही है कि देखिए सऊदी अरेबिया जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे तब तक तो इस यमन के गृह युद्ध को समाप्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार अमेरिका से आ रहे थे और बिल्कुल अपने पूरे जोर से लगा हुआ था। ईरान कमज़ोर था, क्या इसकी वजह से वो यमन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिडेन आते हैं और वो हथियार बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें हथियार वगैरह नहीं दूंगा, तो यमन में क्या हो रहा है कि एक वो क्राइसिस जो यमन क्राइसिस है वो एंड होने के कगार पर आने वाली है। राइटर यहाँ पे उसके सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करते हैं, कहते हैं कि थोड़ी सी वहाँ पर फंडिंग और थोड़ा सा वो जो वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट है करे वो, और अगर हम वहाँ पर एजुकेशन और जो वहाँ के प्रोविंसेस हैं करे अगर हम उनको ऑटोनॉमी दे दें तो इस यमन गृह युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं, जो द हिंदू से नहीं है, ये फिनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है। देखिए फिनेंशियल एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये, दैट्स वाई मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। ये आर्टिकल है पावर के रिफॉर्म के रिगार्डिंग। देखिए 3 लाख करोड़ रुपीस मतलब 3 से 4 लाख करोड़ रुपीस का क्या है डेप्ट है, 4.5 लाख करोड़ रुपीस का मतलब डेप्ट है, मतलब लॉस में है जो पावर सेक्टर है, मतलब जो डिस्कॉम कंपनीज हैं। कह रहे हैं कि अब डिस्कॉम कंपनी मतलब जो पावर को सप्लाई करती हैं, पावर सप्लाई के करने का मीन क्या हुआ कि आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है। अब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है इसे कह रहे हैं कि वो लॉस में चल रही है। ऑल राइट, और ये किसका सब्जेक्ट है, क्योंकि 3 लिस्ट होती है ना, तो ये सब्जेक्ट किसका है, पावर को सप्लाई करना किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट का सब्जेक्ट है तो जब भी इलेक्शन होना होता है, चुनाव होना है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है चलो किसानों से कहती है कि अब आपको पैसा वगैरह देने की जरूरत नहीं है, अब हम आपको क्या कर दे रहे हैं, सब्सिडाइज कर दे रहे हैं। क्या झुकी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं कह रहे हैं तो कटिया मार के भी यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो मिसयूज है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर पेमेंट नहीं होता है, उनकी बिल की माफ़ी कर दी जाती है। तो जो पावर सप्लाई है मतलब जितने में इलेक्ट्रिसिटी को खरीदा जाता है, जो हाइड्रो पावर वगैरह से जो पावर कंपनी से कह रहे हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी को एक कंपनी जनरेट करेगी, एक पावर प्लांट जनरेट करेगी, फिर उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसमें कुछ कॉस्ट लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताते हैं कि देखिए पर यूनिट जो इनका लॉस होता है कह रहे हैं वो 0.57 रुपीज़ होता है, मतलब 50 से 60 पैसे का पर इसमें लॉस चल रहा है, और कितनी लाखों करोड़ों की यूनिट सेल की जाती हैं, तो इनका जो लॉस है कह रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हुआ कि बढ़ता ही चला गया। अभी क्या हुआ कि इन्होंने पीएम मोदी ने बोला कि चलो ठीक है, अब हम प्राइवेट सेक्टर को हम इनवाइट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेप्ट है, जो हमारा लॉस है, कह रहे हैं कि हम इसके लिए बॉन्ड जारी करेंगे, हम उसके थ्रू पैसे को जनरेट करेंगे। अब बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली हम एक पेपर पर तैयार करते हैं और पेपर पर लिखते हैं कि आप हमें पैसे दे दो, जैसे कि 100 रुपये दे दो, हम आपको इतने वर्ष बाद हम ये पेपर आपसे वापस ले करके हम आपको उतनी धनराशि हम आपको लौटा देंगे। जैसे अगर हम 100 रुपये का बॉन्ड अगर हम जारी करते हैं तो उस पे हम लिखेंगे कि जैसे जितने का भी जारी किया जाए कि हम लिख देंगे कि हम 105 रुपए में हम इसे वापस ले लेंगे। ठीक है, कह रहे हैं उसी तरह से अगर 4.5 लाख करोड़ रुपीस का अगर लॉस है तो 4.5 लाख करोड़ रुपीस का हम बॉन्ड क्या कर देंगे, इशू कर देंगे, और इसमें एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट लगा करके हम उसे सेल करने की कोशिश करेंगे। अब इसे कोई भी खरीद सकता है, अब इसे या तो कोई बैंक खरीद सकती है या फिर हम बैंक को फोर्स कर सकते हैं कि बैंक उस बॉन्ड को खरीदे, क्योंकि उन्हें CRR और SLR को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड का रखना जरूरी होता है, तो इसकी वजह से उन्हें जबरदस्ती हम क्या कर देंगे, बॉन्ड को हम बेच देंगे। तो इस प्रकार से जो डेप्ट है, जो लॉस है हमारा, कह रहे हैं हम उसकी भरपाई कर देंगे और हम प्राइवेट सेक्टर को हम इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। तो जिससे होगा क्या कि बिल्कुल मॉडर्न मीटर्स लगाए जाएंगे, ठीक है, प्रीपेड का प्लान लेकर आया जाएगा, और जो कॉस्ट है इसका कह रहे हैं वो उसे मिनिमाइज किया जाएगा, उसे घटाया जाएगा, ताकि कंज्यूमर तक बहुत सस्ते दरों में बिजली पहुंच जाए और गवर्नमेंट का जो लॉस है कह रहे वो भी बच जाए। ठीक है, हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। ये भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है। देखिए पोर्ट की समिट हुई है 2021 की, अभी हाल ही में हेल्ड हुआ है। तो इंडिया का जो कोस्टल लाइन है,
इंडिया का जो पोर्ट का शेयर है, अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर काउंट करें, पूरे पोर्ट पूरी दुनिया के अगर पोर्ट को अगर 100 मान लें, तो इंडिया के जो पोर्ट का परसेंटेज है कह रहे 1.05% है। मतलब पोर्ट का शेयर इंडिया का 1.05% है। इंडिया के पोर्ट की कुछ कैपेसिटी के बारे में बात की जाती है कि इंडिया के पोर्ट की जितनी कैपेसिटी है, जितने टन का, अब कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि आप कितना भारी सामान की आवाजाही आप कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्ट कितना भारी आपके यहाँ से हो आ सकता है और जा सकता है। जैसे एक इंसान की कैपेसिटी होती है, भाई तुम कितने केजी का ऐसा बोझ उठा सकते हो, ठीक है, 40 केजी, 50 केजी, 100 केजी, कितना उठा सकते हो। तो ठीक उस तरह से पोर्ट की भी एक कैपेसिटी होती है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने टन का सामान लेकर आया जा सकता है या फिर जाया जा सकता है। इंडिया क्या करता है कि इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट है, ट्रांसशिपमेंट मतलब कि इंटरनेशनल, अगर हम पोर्ट वो सामान की आवाजाही अगर करते हैं तो ज़्यादातर हम दूसरी कंट्री पे हमारा पोर्ट है, मतलब हम अपने पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इंडिया के पोर्ट की कैपेसिटी को देखा जाए तो इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं, कह रहे उनका केवल 46% का यूज़ किया जा रहा है, और जो नॉन मेजर पोर्ट हैं कह रहे उनका केवल 67% यूज़ किया जा रहा। मतलब इंडिया के पोर्ट में कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, और पीएम मोदी इनवाइट कर दे रहे हैं पूरी दुनिया को, बोल रहे हैं कि आप हमारे पोर्ट का इस्तेमाल करो, और हमारे जो इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन है कह रहे हैं वो बहुत अच्छी है, कह रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होने वाली है, ठीक है। आप हमारे यहाँ से, आप हमारे ट्रांसपोर्ट का, आप हमारे पोर्ट का इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए, और ये आपको बहुत ही सस्ते दरों में और बहुत ही मतलब स्ट्रेटजिक पोजीशन पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। विजन 2030 जो मिनिस्ट्री है, शिपमेंट मिनिस्ट्री है, कह रहे इन्होंने एक विजन 2030 लॉन्च किया है, जिन्होंने ये इमेजिन किया है, इनके दिमाग में ये इमेजिनेशन है कि हम अपने पोर्ट का 100% यूटिलाइज करेंगे। जैसे जो हमारे मेजर पोर्ट हैं कह रहे वो केवल 46% यूज़ हो रहे हैं, कह रहे हम उसको अब 100% यूज़ करने की कोशिश करेंगे, मे बी 80 या 90% तक पहुँचाएंगे इसे। और राइट, अब एक तो ये एक है सीमलेस जो है, क्या होगा कि उसमें रूट होगा, मतलब आपको रियल टाइम की एनालिसिस, रियल टाइम का आपको डेटा दिया जाएगा। रियल टाइम डेटा देने का मतलब ये है कि पोर्ट में स्पेस है कि नहीं। अब चूंकि मल्टीपल शिप्स को आना है और जाना है, तो अब पता चला कि उस पोर्ट में वहाँ पर एक ऑलरेडी शिप है, तो एक शिप वहाँ पर जाएगी, वेट करेगी, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि टाइम सेविंग के लिए अगर उसे रियल टाइम टाइम बता दिया जाए तो दूसरे पोर्ट पर जा करके वो अपने माल की आवाजाही कर सकेगा। इससे होगा टाइम की बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी, ठीक है। तो मतलब पेपरलेस उनका अप्रूवल हो, ठीक है, रियल टाइम का उन्हें डेटा प्रोवाइड करवाया जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाए, और पोर्ट की जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं कह रहे हैं कि उसे फॉलो किया जाए, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो गवर्नमेंट के जो पोर्ट्स हैं, जो इंडिया के पोर्ट्स हैं, कह रहे हैं उनका भी यूटिलाइजेशन हो पाएगा, और इंडिया को वहाँ से वेल्थ क्रिएट करने में, जॉब क्रिएट करने में भी मदद मिलेगी। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। तो आज हमने द हिंदू और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रेलेवेंट आर्टिकल को डिस्कस किया है। जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।